अच्छा जी, मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ बात शेयर की थी कि नरसिंह आनंद जी का मुझे पैगाम आया था, वो मेरे से बात करना चाहते थे, तो मैंने उनके साथ बात की डिटेल में। मुझे मेरा ख्याल तकरीबन 1 घंटे की मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई और हमने काफ़ी सारी बातें शेयर की। मैं मोस्टली उनकी बातें सुन रहा था कि उनकी बातें क्या हैं, तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि अगर वो चाहें कि मैं उनकी जो मेरे से बात हुई है वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा ज़रूर करें। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने बात किया वैसे ही आगे रख दें, वो नरसिंह आनंद झूठ नहीं बोलता। तो बहरहाल, तो जो मेरा उनके साथ तबादला ख्याल हुआ वो यही हुआ। मैंने उनको यही कहा कि जो उनकी बातें हैं उसमें बहुत सारा सच है, लेकिन जो उनका सोल्यूशन है वो मेरे जैसा बंदा उसका भी इंडोर्स नहीं कर सकता। यानी जो वो कहते हैं युद्ध की बात करते हैं, जो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों से लड़ना होगा, अपने धर्म को बचाना होगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि वो मॉस्को में पढ़े, मेरा ख्याल लंदन में भी पढ़े वो, और फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास डिग्रीज़ हैं। तो वो कह रहे थे कि वो तो ख़ुद साइंस के हैं। वो पहले किसी पार्टी में काम भी करते थे जहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कमलेश तिवारी का किस्सा बताया कि उनका छोटा भाई जिस दिन मर गया, कमलेश तिवारी का गला काट दिया इन्होंने। तो फिर इन्होंने फैसला किया कि अब मैं भरपूर तरीके से सामने आऊँगा, जो कि अगेन फिर वही बात आती है। और उन्होंने अपना वाक़या बताया कि किस तरह 1947 में यहाँ पर 50-50 लोग नहीं 70% हिंदू रहते थे जहाँ पे ये है, मुझे मेरे जहन से निकल गया उस गांव का नाम या उस शहर का नाम जहाँ पे ये रहते हैं। और वहाँ पे सिर्फ ये एक अकेले बंदे हैं जहाँ पे सिर्फ अब वो हिंदू एक मंदिर है जहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए खड़े हैं। बाकी इर्द गिर्द उनके मोमिनों का घेरा जो है वो तंग होता जा रहा। और वो ये कह रहे थे कि घेरे मोमिन्स जो हैं ऑब्वियसली इंटिमिडेट करते हैं उनको, वगैरह वगैरह। जो कि ऐसी बात नहीं है जिसको मैं कहूँ कि नहीं यार ये तो बंदा ऐसे झूठ बोल रहा है। ऐसे नहीं है, हमें पता है, हमें अपने मोमिनों के कारनामों का भरपूर तरीके से अंदाज़ा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप वायलेंस की बात करते हैं। मैंने उनको ये कहा, नरसिंह आनंद जी को मैंने ये बोला, मैंने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि जिस पोजीशन में वो हैं वो उसको और तरह से देख रहे हैं। उसका सोल्यूशन उनके नज़दीक है कि हथियार उठाओ, लोहा उठाओ। मैं चूंकि एक ऐसी जगह पे बैठा हूं जहां पे मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं थोड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बात करूं कि नहीं, लेट्स सिट डाउन, हैव अ डिबेट, लेट्स चेंज पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स, विच मे नॉट बी, जो कि एक रियलिस्टिक सोल्यूशन ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये लोगों के जहन में ये बात होगी। और मैंने नरसिंह आनंद जी को कहा, मैं ये मेरी कमअकली समझ लें या मेरी ना दूर अंदेशी समझ लें। तो उन्होंने कुछ बताया मुझे। उन्होंने कहा कि हारिस, आपको नहीं पता कि 2029 में आपके अगले से अगला इलेक्शन होगा, 24 और हाँ 2029 में। कहते 2029 में नहीं तो 2034 में मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा ही आएगा और भारत में 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा। ये नरसिंह आनंद जी ने बताया। तो मैंने कहा सर, आई डोंट बिलीव दिस। मैंने कहा सर, आई कांट बिलीव दिस। मैंने कहा फर्टिलिटी रेट जो है वो नीचे आ रहा है, मुसलमानों का भी नीचे आता आ रहा है 1970 से लेके जो। तो नरसिंह आनंद जी ने कहा ये भी आंकड़े जो हैं, ये सरकार गलत आंकड़े बताती है, मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि सर, आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली गो बाय द ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। तो मुझे थोड़े से उनके ख्यालात पैरानॉइड लगे कि वो मुझे लगा कि वो थोड़े से पैरानॉइड है। लेकिन फिर मैं ये बताऊं कि मेरे लिए ये कहना आसान है क्योंकि मैं एक कदरे महफूज जगह पे बैठा हूँ। मेरे इर्द गिर्द इस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह के उनके इर्द गिर्द हैं।
तो और उनके सामने उनके दोस्त का कत्ल भी हुआ। यानी मैंने जो अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया, मैंने भी एक्टिविज्म तब स्टार्ट किया जब अयाज निज़ामी को इन्होंने अरेस्ट किया। मुझे नहीं पता था अयाज निज़ामी को। तो अब जो इन्होंने पकड़ा हुआ अयाज निज़ामी, सो कॉल्ड, कहते हैं कि कोई और है वो अयाज निज़ामी। तो मैंने भी जो अपना एक्टिविज्म का स्टार्ट किया, मैंने एक्टिविज्म का स्टार्ट किया जब इन्होंने, मुझे लगा कि किसी मेरी तरह के किसी एथियस्ट को इन्होंने पाकिस्तान में पकड़ लिया। तो उसका नतीजा क्या निकला? हारिस सुल्तान, पाकिस्तानी मुल्हिद, फिर उसके बाद गालिब कमाल, स्पार्टकस वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग बाद में निकले। तो नरसिंह आनंद जी के हाथों में, उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई था एक तरीके का, कमलेश तिवारी, तो उनके हाथों में उसका सामने गला कटे तो जाहिर बात है आप रेडिकल हो सकते हैं। रेडिकल भी क्या कहना, यानी आपके व्यू, रेडिकल ही कहेंगे, आपके व्यूज रेडिकल हो सकते हैं, आपके व्यूज डू और डाई की सिचुएशन में जा सकते हैं। सो दीज आर द रीजन। ये मुझे उनसे मिला, लेकिन मैंने उनको यही बताया कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि 2029 में या 34 में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया में, और अगर बन भी जाता है तो मैं नहीं समझता कि 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल दीज वर हिज व्यूज़, ये उनके ख्यालात थे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया, ये मेरी उनसे कुछ मंडे को या ट्यूसडे को बात हुई थी, मंडे को शायद हुई थी बात। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हारिस, आपके काम की मैं इज़्ज़त करता हूँ, आपने मेरे पे तनकीद भी की, कोई ऐसी बात नहीं, आप जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने तरीके से मुसलमानों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मैं उस काम को सराहता हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि हारिस मुझे भूल मत जाना, अगर, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनको, उनकी जान को ख़तरा है और वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। तो ये मुझे उनकी बात मेरे दिल को लगी कि वाकई ऐसे हो सकता, क्यों नहीं होगा। जिस टोले के साथ वो डील कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो टोला दुनिया का बहुत ही वायलेंट किस्म का टोला, सारे नहीं है ऑब्वियसली। और ये उन्होंने भी कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने दी मुझे। उन्होंने मुझे ये, मैंने उनको कहा कि नरसिंह आनंद जी, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि सारे मुसलमानों, बच्चा पेल दिया आपने, आपके बंदे ने बच्चा पीट दिया, सारी बातें ऐसे लगता है कि आप कहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे हो। उन्होंने कहा सारे मुसलमान ऐसे नहीं है हारिस, मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन एक घर में अगर एक गुंडा मवाली हो, बदमाश हो, तो सारे ख़ानदान वाले तो शरीफ ही होते हैं, लेकिन उसको डिफेंड ज़रूर करते हैं। मैंने कहा ये बात तो ठीक है आपकी। और मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम हमें नज़र आती है कि मुसलमान ओपनली इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते जो बदमाशी करते हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं। तो ये दिस इज़ ए प्रॉब्लम। और नरसिंह आनंद जी ने ये मुझे, उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी कि उनकी जान को ख़तरा है, उनकी जान जा सकती है। तो उसी के नतीजे में क्या हुआ, अभी आपको फिर आगे चल के शेयर करते हैं आपके साथ कि क्या हुआ उनके साथ। मुझे उन्होंने ये भी वैसे बताया, उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि हिंदूज़ जो हैं वो कहते हैं मुझे हैरत है कि मैं हिंदू कैसे हूँ। नरसिंह आनंद जी ने कहा कि मुझे हैरत है कि मैं हिंदू कैसे हूँ, क्योंकि हिंदुओं में तो बहादुरी है ही नहीं। उन्होंने कहा हिंदुओं की लड़कियां मरती हैं, उठाई जाती हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी बातें की, उनमें बहुत सारी बातें सच भी हैं, ये कोई इसमें एग्जैजरेशन की बात नहीं है। आप कह सकते हो कि शायद आप बड़ा मायोपिकली उसको देख रहे हो, कि आपको लग रहा है कि सब कुछ यही हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को अगर इस वक्त पीट रहा है, तो इस वक्त बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होंगे जो किसी हिंदू को बचा रहे होंगे, या किसी हिंदू के साथ बैठ के होटल में खाना खा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। ऐसे भी होता। सो दैट्स, बट एनीवे दीज वर हिज थॉट्स। उन्होंने कहा हारिस मुझे भूल मत जाना, अगर मेरा भी जब कत्ल हो जाएगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि साइंस भला करे, साइंस आपको बचाए, आई होप ऐसा ना हो। लेकिन 2 दिनों बाद ही ये वाक़या हो गया। ये ऑब्वियसली हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे हिंदी तो नहीं आती। ये 2 मोमिनीन्स उनके मंदिर में गए और इन्होंने जो सर्जिकल नाइफ होती है, ब्लेड्स होते हैं, वो उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। और इनको जब ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको पकड़ लिया उन्होंने। और एक का नाम काशिफ था और इसने अपना नाम रजिस्टर पे कुछ और लिखा हुआ था, यानी उसने हिंदू नाम लिखा हुआ था, मेरा नाम विपुल
विजय वर्गीय लिखा था इसने मेरा ख्याल अपना नाम, लेकिन इसका नाम असल में मुसलमान था ये। तो ये इन्होंने ऑब्वियसली कोशिश की कि अंदर घुस के नरसिंह आनंद जी का कत्ल करें, और फिर इनकी इन हरकतों को देख के फिर बंदा यही कहता ना कि यार अब वो वाकई ये पैरानोया तो नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।